गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास के अंदर हम लोगों का चैप्टर नंबर फर्स्ट पार्ट सेकंड का कंप्लीट हो गया था। आज हम पार्ट फर्स्ट का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। आज हम उसका सेकंड चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे और वो है भारतीय संविधान में अधिकार। देखिए, सबसे पहले मौलिक अधिकारों की बात करते हैं। मौलिक अधिकारों का एक प्रमुख कारक है वे अधिकार जो मनुष्य के जीवन के लिए मौलिक होते हैं या अपरिहार्य होते हैं, उन्हें मौलिक अधिकार कहा जाता है। मतलब अगर व्यक्ति को ये अधिकार प्राप्त नहीं होंगे तो व्यक्ति जो है वो अपना विकास नहीं कर सकता है, अपना सर्वांगीण विकास नहीं कर सकता है। इसलिए इनको मौलिक अधिकार कहा जाता है। अब इनकी क्या इम्पोर्टेंस है, इनको पॉइंट्स में देखेंगे हम। फर्स्ट पॉइंट है, व्यक्ति के पूर्ण नैतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए ये अधिकार आवश्यक होते हैं। इनके अभाव में व्यक्तित्व का विकास अवरुद्ध हो जाएगा। मतलब अगर व्यक्ति को अपना नैतिक विकास करना है, अपना आध्यात्मिक विकास करना है, तो उसके लिए ये अधिकार जो हैं वो अत्यंत आवश्यक है। आपको पता है पहले के ज़माने में लोग जो है उनको ये अधिकार प्राप्त नहीं थे, जो नीची जाति के हुआ करते थे, उन लोगों को ये अधिकार नहीं थे, तो उनका आध्यात्मिक और नैतिक विकास नहीं हो पाया था। इसीलिए सरकार ने सभी नागरिकों को बिना भेदभाव के ये अधिकार प्रदान किए हैं, जिससे नागरिक अपना नैतिक और आध्यात्मिक विकास कर सकें। ठीक है। नेक्स्ट है, इन्हें देश की मौलिक विधि अर्थात संविधान में स्थान दिया जाता है और साधारणतः संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया के अतिरिक्त इनमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता। मतलब ये मौलिक अधिकार जो हैं ये हमारे संविधान द्वारा स्थापित होते हैं, मौलिक विधि द्वारा स्थापित होते हैं, और यदि इन अधिकारों में कोई भी परिवर्तन करना चाहे तो वो नहीं कर सकता है। केवल संविधान में संशोधन करने के बाद ही इनमें परिवर्तन किया जा सकता है। नेक्स्ट, मौलिक अधिकार साधारणतः अनुल्लंघनीय है। मतलब कोई भी इनका उल्लंघन नहीं कर सकता। विधायिका या कार्यपालिका इनका हनन नहीं कर सकती है। मतलब व्यवस्थापिका कोई ऐसा कानून नहीं बना सकती है या कार्यपालिका ऐसा कोई कानून लागू नहीं कर सकती है जिससे इन कानूनों का हनन होता हो। ठीक है। मौलिक अधिकार जो है उनके पीछे न्यायालयों की शक्ति होती है। सभी नागरिकों को एक समान रूप से ये अधिकार प्राप्त होते हैं और न्यायपालिका का संरक्षण जो है वो इन अधिकारों को दिया गया है। मतलब अगर आपके मौलिक अधिकार जो है उनका हनन होता है तो व्यक्ति जो है वो सीधे न्यायालय की शरण ले सकता है। आप चाहें तो सीधे सर्वोच्च न्यायालय की शरण भी ले सकते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात भारत ने जो अपना नवीन संविधान बनाया उसमें उन्होंने ब्रिटिश संविधान की तरह नहीं बल्कि अमेरिका के संविधान का अनुसरण करते हुए संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया है। क्योंकि आपको पता है ब्रिटेन का संविधान जो है वो तो अलिखित संविधान है, लेकिन अमेरिका का जो संविधान है वो लिखित संविधान है और उसके अंतर्गत मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं नागरिकों को। तो भारत के द्वारा भी उसी का अनुसरण किया गया है और संविधान जो है उसके अंतर्गत जो अधिकार हमको प्रदान किए गए हैं, मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, संपत्ति का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब इसमें आपको जो मेन चीज़ ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है कि संपत्ति का जो अधिकार है उसको मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है। मेन बात आप ये ध्यान रखेंगे कि संविधान का जो भाग 3 है उसके अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक नागरिकों के लिए मूल अधिकारों की व्यवस्था की गई है। ठीक है, 12 से 35। और मूल संविधान के अंतर्गत अगर बात करें तो 7 मौलिक अधिकार जो थे वो प्रदान किए गए थे नागरिकों को, लेकिन 44वें संविधान संशोधन, ये आपको ध्यान रखना है, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से
हटा दिया गया है और अब वो केवल एक कानूनी अधिकार है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब जो आपका फर्स्ट अधिकार आता है वो आता है समानता का अधिकार। ये है अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक में, तो ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को समानता का अधिकार दिया गया है, अर्थात किसी भी आधार पर नागरिकों के साथ कोई भेदभावपूर्ण व्यवहार नहीं किया जाएगा। उनके धर्म, लिंग, जाति आदि के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं होगा। इसमें जो सबसे फर्स्ट अनुच्छेद आता है 14, वो है कानून के समक्ष समानता। इसके अंतर्गत ये बताया गया है कि जो नागरिक हैं उनको कानून का समान संरक्षण प्राप्त है। ठीक है, सभी को कानून का समान संरक्षण दिया गया है और सभी लोग जो हैं वो कानून की दृष्टि में क्या हैं, समान माने जाएंगे। जैसे आप देखते हो कि बड़े बड़े अभिनेता जो हैं, अगर उनके द्वारा भी कोई अपराध किया गया है तो उनको भी वही सज़ा या दंड जो है वो मिला है जो कि एक सामान्य नागरिक को मिला है। ठीक है, नेक्स्ट है धर्म, मूलवंश, जाति या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। तो ये अनुच्छेद 15 में ये बताया गया है कि किसी भी नागरिक के साथ उसके धर्म, लिंग, जाति, मूलवंश आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। सभी नागरिक जो हैं उनको होटल है, मनोरंजन के स्थान है, कुएं हैं, तालाब है, भोजनालय है, उनका सड़क है, उनका प्रयोग करने का अधिकार होगा। लेकिन अगर स्त्री हैं, बच्चे हैं, पिछड़े हुए जो वर्ग के नागरिक हैं जैसे अनुसूचित जाति, जनजाति, अगर इन लोगों को कोई विशेष अधिकार दिए जाते हैं तो ये समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है 16वां अवसर की समानता है। अवसर की समानता में यही है कि अगर कोई भी सरकारी नौकरी निकलती है तो उसके अंतर्गत हर नागरिक जो है वो अगर उसमें योग्यता है तो वो अप्लाई कर सकता है। उसके धर्म, लिंग, जाति आदि के आधार पर उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन कई बार कुछ नौकरियों के अंतर्गत सरकार जो है वो मूल निवासियों के लिए आरक्षण रखती है या पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान करती है, तो ये इसको भी ये नहीं माना जाएगा कि किसी के साथ में कोई भेदभाव किया जा रहा है। ठीक है, तो अवसर की सभी को समानता है। नेक्स्ट 17वां जो है वो है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का तात्पर्य होता है छुआछूत। तो भारत के अंदर अस्पृश्यता जो है या छुआछूत जो है उसको दंडनीय अपराध जो है वो घोषित कर दिया गया है और इसको समाप्त करने के लिए अनेक अधिनियम भी सरकार के द्वारा बनाए गए हैं, जैसे कि अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति निरोधक अधिनियम 1989, ये सभी इसमें पारित किए गए हैं। ठीक है, और लास्ट जो है वो है उपाधियों का अंत, अनुच्छेद 18। पहले के टाइम पे ब्रिटिश सरकार जो है वो अपने विश्वास पात्र लोगों को उपाधियां प्रदान करती थी, लेकिन वर्तमान समय में केवल शिक्षा और सेना के क्षेत्र में ही उपाधियां दी जाती हैं। और अगर कोई भारत का नागरिक किसी विदेशी उपाधि को स्वीकार करना चाहे तो बिना राष्ट्रपति की अनुमति के वो उसको स्वीकार नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपकी समानता का अधिकार समाप्त होता है। थैंक यू।